हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद दिलीप सर में स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप लोग अपने लाइव सेशन में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे, आप बहुत ही सिंसियरिटी से उसका जवाब दे रहे हैं। आपका प्रिपरेशन एक अच्छे दिशा में जा रहा है। बहुत ऐसे छात्र हैं जो मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वीडियो को अच्छा से देख रहे हैं, उनकी तैयारी हो रही है। तो दोस्तों, इस लॉकडाउन में भी आप अच्छा कर सकते हैं। आपके लिए यह एक बेनिफिट के रूप में सामने आएगा। आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट जाने आने में जो 1 से 1.5 घंटा समय लगता है, उतना में आपका एक सब्जेक्ट क्लियर हो जा रहा है घर पे। तो बस वीडियो को अच्छा से देखिए, अंत तक देखिए, वीडियो को बीच में स्किप मत कीजिए। और जो भी आप वीडियो में देखते हैं उसी वीडियो पे आधारित सुबह में 7 बजे से और शाम में 8:30 बजे से लाइव डिस्कशन होता है। तो जब किसी चीज को हम दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं ना, तो हमारा प्रिपेयर्ड हो जाता है 100%। डिस्कशन से ही हमारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं। तो इसीलिए हमने आपके लिए डिस्कशन सेशन नियमित रूप से कंडक्ट कर रहा हूं, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले और आप अपने तैयारी में इम्प्रूवमेंट ला सके, एक नयापन ला सके। तो आज का भी हमारा सेशन भी है, वो भी आपके पोएट्री पर ही है। तो आज हम एक पोएम पढ़ेंगे। पोएम थोड़ा सा बड़ा है, इसमें आप लोग ये भी दिक्कत हो सकता है कुछ वर्ड मीनिंग का। तो दोस्तों, आप घबराइएगा नहीं। इस पोएम में जो वर्ड यूज किए गए हैं वो आपके ओल्ड इंग्लिश के यूज किए गए हैं, पुरानी वर्ड मीनिंग है। थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा, लेकिन आपको याद रखिएगा, मॉडर्न इंग्लिश के ही वर्ड को तैयार करना है, आपको ओल्ड इंग्लिश के वर्ड को याद नहीं करना है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, एक पोएम है आपका स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो सॉरी दोस्तों, 1 मिनट। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो एक पोएम, बहुत स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इसके रचनाकार हैं आपके जॉन डॉन। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के रचनाकार हैं जॉन डॉन। तो जॉन डॉन से सवाल आते हैं आपकी परीक्षाओं में। तो जो भी राइटर होते हैं उनके बारे में अध्ययन करना, चैप्टर को समझना, इससे 1-2 प्रश्न आते हैं। तो जॉन डॉन का जन्म हुआ था 1572 में और वाल्टर डेलामेर का जन्म कब हुआ था? दोस्तों, यदि आप वीडियो को देख रहे हैं और कॉन्शियस है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, हम कमेंट चेक करेंगे। बताइएगा कि वाल्टर डेलामेर का जन्म कब हुआ था। तो 1572 में जॉन डॉन का जन्म हुआ था और 1631 में मृत्यु हुआ। अब जन्म की बात करें तो इनका जन्म एक बहुत ही समृद्धशाली रोमन कैथोलिक परिवार में हुआ था। तो याद रखिएगा, रोमन कैथोलिक परिवार में हुआ था इनका जन्म। एक बहुत ही प्रोस्पेरस समृद्धशाली फैमिली में हुआ था। लेकिन उस समय दोस्तों जो इंग्लैंड का माहौल था ना, वो एंटी कैथोलिक था। क्या था? एंटी कैथोलिक धर्म था वहां पे। अर्थात जो लोग कैथोलिक धर्म के थे उनको सताया जा रहा था, उनको परेशानियां हो रही थी। तो इसीलिए एक याद रखिएगा, ही वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट because of his। तो दोस्तों, इनके धर्म के कारण ही इन्हें बाध्य किया गया था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को बिना किसी डिग्री लिए हुए छोड़ने पर। तो धर्म के कारण यह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ देते हैं, कोई डिग्री नहीं मिल पाती है। देखिए, उन्हें यहाँ कंजंक्शन है इसके पहले से, विदाउट अ डिग्री, बिना किसी डिग्री
कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को छोड़ने के लिए फोर्स बाध्य किया गया था। तो उन्हें बाध्य किया गया था कि वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ दें। तो बिना कोई डिग्री लिए ही वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ दिए। अब क्यों छोड़ दिए, क्यों उनके दबाव बनाया गया? बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, उनके धर्म के कारण। तो अब आपसे सवाल बन सकता है कि वह किस धर्म के थे? तो वह कैथोलिक धर्म के थे, कैथोलिक धर्म के थे। और उसमें जो इंग्लैंड का दोस्तों माहौल था ना, वो आपका एंटी कैथोलिक था। इसको आप याद रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये जो भी हम आपको बता रहे हैं की पॉइंट्स हैं आपके एग्जाम के लिए। तो एंटी कैथोलिक उस समय इंग्लैंड का माहौल था। अब जो आपके लेखक है ना, फेमस मेटाफिजिकल पोएट, याद रखिएगा इन्हें हम फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट के रूप में भी जानते हैं। मेटाफिजिकल मीन्स होता है बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड। ये जो भी संसारिक दुनिया है ना, इससे परे, जिस कविता में इस संसारिक दुनिया से परे की वस्तुओं की बात किया जाए उसे हम मेटाफिजिकल पोएट्री बोलते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें लव, रिलीजन, इमोशंस के बारे में बात होती है। तो ये आपके याद रखिएगा जॉन डन है जो एक मेटाफिजिकल पोएट है। ठीक है। अब दोस्तों इनके साथ एक और घटना घटित होती है। यह दो बार जो नेवल एक्सपीडिशन होता है, जो आपके नौसेना अभियान होता है, उसमें भाग लिए थे। लेकिन होता है क्या, यह चुपके चुपके अपने पेट्रॉन्स की भतीजी से शादी कर लेते हैं, जिसके लिए इनको ब्रीफ समय के लिए, कुछ समय के लिए जेल भी भेजा जाता है और फिर छूट जाते हैं। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, 1615 में 1615 एट द एज ऑफ 42, याद रखिएगा एज के पहले एट आता है प्रीपोजिशन। 1615 एट द एज ऑफ 42, तो 42 वर्ष की अवस्था में he joined एंग्लिकन चर्च को ज्वाइन कर लेते हैं 42 वर्ष की अवस्था में। तो चर्च ज्वाइन करने के बहुत जल्दी ही वह एक फेमस प्रीचर के रूप में, प्रीच मिस होता है दोस्तों उपदेश देना। प्रीच मिस क्या होता है, उपदेश देना। प्रीच मिस होता है आपका उपदेश देना। जब हम इसमें ईयर लगा देते हैं तो ये बन जाता है आपका नाउन। अब इसका हिंदी हो जाएगा उपदेशक बोलिए या उपदेश देने वाला बोलिए। तो जब चर्च ज्वाइन कर लेते हैं तो क्या बन जाते हैं, बहुत जल्दी ही एक उपदेशक के रूप में उभरते हैं और उस समय के फेमस उपदेशक के रूप में वो उभरते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इनके रचनाओं के बारे में। इनकी जो लव्स पोएम है, जब यहां नाउन प्लूरल हो गया दोस्तों तो यह आपका एडजेक्टिव हो गया। तो कभी भी आप इसको प्लूरल नहीं बनाइएगा। ये प्लूरल हो गया तो इसके पहले जितने भी नाउन आएंगे वो आपके क्या होंगे, सिंगुलर होंगे और काम करेंगे एडजेक्टिव की। तो लव्स पोएम्स जो इनकी है, हिज लव्स पोएम्स यूज्ड द लेटेस्ट डिस्कवरीज of science and जियोग्राफी। तो इनकी आपके जॉन डाउन की जो लव्स पोएम है, लव पोएम्स हैं, जो इनकी प्रेम से संबंधित कविताएं हैं, तो वे क्या करती हैं, जो अद्यतन जो खोज है विज्ञान की या ज्योग्राफी की,
उसका प्रयोग करते हैं। जैसे प्रेम में ही कविता होगा, लेकिन उसमें आधुनिक युग के जो खोज है ना, उसका यूज होगा, उसको प्रयोग किया जाएगा, कहीं ना कहीं सिमिलरिटी दिखाया जाएगा कविता को लिखने में, आपको मिलेगा। इसी कविता में हम लोगों को मिलेगा देखने के लिए। अब इनको इतना याद रखिएगा, शुरू से एक बार समराइज कर देते हैं कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के रचनाकार हैं जॉन डॉन, और जॉन डॉन एक मेटाफिजिकल पोएट हैं। जॉन डॉन की जन्म की बात करें तो इनका जन्म इंग्लैंड के एक प्रोस्पेरस रोमन कैथोलिक फैमिली में हुआ था 1572 में, 1572, और इनकी मृत्यु 1631 में हुई थी। लेकिन याद रखिएगा, यह धर्म से कैथोलिक थे, लेकिन उस समय जो इंग्लैंड का माहौल था बिल्कुल एंटी कैथोलिक था। इसी कारण इन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बिना कोई डिग्री लिए ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को छोड़ना पड़ा था। तो ही वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। अब हम थोड़ा सा और भी इनके बारे में एक दो पॉइंट जान लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, ही ऑल्सो वेल known for his song and sonnets, इल्गिज। तो आपके जो इल्गिज हैं, इल्गिज, sermons एंड सटायर्स, तो आपके सटायर्स है, इसके लिए वो फेमस है। अर्थात इनकी कविताओं में आप इल्गिज और सरमन, सटायर्स को देख सकते हैं। तो आप पहले से जानते हैं कि सॉन्ग में से गीत होता है, सोनेट्स में से कविता होता है। तो इनकी कविताएं गीत टाइप की 14 लाइन के लिए सोनेट में लिखे हैं। अब इल्गिज क्या होता है? अब देखिए, इसे इलेजी भी आप बोल सकते हैं, यह इसका प्लूरल फॉर्म है। तो इल्गिज एक पोएम होता है, अ पोएम और अ सॉन्ग दैट एक्सप्रेसेस सैडनेस और स्पेशली फॉर समबडी हू हैज डाइड। किसी व्यक्ति के मर जाने के उसके शोक में कुछ कविताएं या कुछ गीत लिखी जाती हैं, उसे हम कहते हैं आपके इल्गिज। तो हम इसे कह सकते हैं शोक गीत। क्या कहेंगे? शोक गीत। तो इलेजी में क्या होगा आपका? शोक गीत। अब अगला वर्ड है आपका सरमन। तो आपका जो सरमन है, ये भी पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ किसी व्यक्ति पे क्रिटिसाइज किया जाता है, और वो भी ह्यूमरस तरीके से। तो इसे हम कहेंगे हास्य व्यंग्य। हास्य व्यंग्य। अब आपका बचता है सटायर्स। तो सटायर में क्या होता है दोस्तों? सॉरी, ये सरमन जो होता है, सरमन यह होता है एक स्पीच होता है। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। सरमन जो होता है एक स्पीच होता है, वो किसी रिलीजन या मोरल सब्जेक्ट पे दिया जाता है। किसी रिलीजन या किसी मोरल सब्जेक्ट पे दिया जाता है। किसी चर्च में जब कोई अनुष्ठान होता है तो वहां पे एक स्पीच दिया जाता है, इसीलिए हम इसे कहेंगे आपका सरमन क्या होगा? प्रवचन। सरमन क्या होगा? प्रवचन। और सटायर होता है ना, यही आपका हास्य व्यंग्य है, जो ह्यूमरसली किसी पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से किसी व्यक्ति को क्या बोलते हैं, टारगेट किया जाता है, या किसी रचना को उस पर लिखा जाता है, उसे हम बोलते हैं। तो इसे हम कहेंगे क्या? हास्य व्यंग्य। तो आप याद रखिएगा, इल्गिज, इलेजी, सरमन और सटायर। ये रहे आपके इंट्रोडक्शन पार्ट। तो एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के रचनाकार कौन है? तो आपके जॉन डॉन साहब हैं। जॉन डॉन का जन्म कब हुआ था? 1572 में इंग्लैंड के एक प्रोस्पेरस रोमन कैथोलिक फैमिली में हुआ था। और उस समय पूरा जो इंग्लैंड का माहौल था वो एंटी कैथोलिक था। इसी कारण इनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी
को बिना किसी डिग्री लिए ही अपने धर्म के कारण छोड़ना पड़ता है। इनकी मृत्यु होती है 1631 में, लेकिन 42 वर्ष की उम्र में 1615 में यह एंग्लिकन चर्च को ज्वाइन कर लेते हैं और बहुत जल्द ही उस चर्च के एक बहुत ही जाने माने एक प्रीचर, एक प्रवचनकर्ता के रूप में उभरते हैं और इन्हें हम मेटाफिजिकल पोएट के रूप में भी जानते हैं। इनकी ये अपने गीत और कविताओं, सरमन्स, इलेजिट के लिए भी जाने जाते हैं। तो ये रहा इंट्रोडक्शन और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और वो अपने पोएम्स के लाइंस बोलेंगे, जिसमें हम देखेंगे वर्ड मीनिंग, हिंदी मीनिंग और साथ ही साथ जो ग्रामर के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होंगे। तो दोस्तों अब हम लोग पोएम का लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन विथ वर्ड्स एंड इंपॉर्टेंट ग्रामर रूल्स का आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये जो चैप्टर है इसमें सेपरेशन का भाव है। इसमें जो राइटर हैं वो कहीं जाना चाहते हैं, एक जर्नी पे जाना चाहते हैं, लेकिन जो जिसको संबोधित करके वो लिखे हैं उनकी वाइफ जो है एन.ए. मूर उन्हें जाने देना नहीं चाहती है। यही दोनों के बीच जो संवाद होता है वो उसी का रूप यह पोएम है। तो याद रखिएगा, लेखक जो है एक यात्रा पे जाना चाहते हैं, लेकिन उनकी जो वाइफ है वो उन्हें जाने देना नहीं चाहती है। उसी तथ्य को विजुलाइज करके इसके हिंदी मीनिंग को निकालिएगा तो अच्छा से निकलेगा। जैसे आपके स्वीटेस्ट लव, तो यहाँ पे सिंबलाइज किया गया है स्वीटेस्ट लव, मेरे प्रिय। आई जो है ना वो आपके लेखक के लिए आया है जिनका नाम है जॉन डॉन, और जॉन डॉन दोस्तों एक मेटाफिजिकल पोएट है। डू नॉट गो मिस जाना, आई नहीं ई का प्रयोग होता है। फॉर देखिए, फॉर यहाँ प्रीपोजिशन है तो ये नाउन है, इसलिए नेस है, वेरीनेस। इसको हम थकान बोल सकते हैं, टायर्डनेस बोल सकते हैं। अब ये आपके सामने एक वर्ड आया दी। जो बच्चे नए होंगे, जो लोग नए होंगे, कभी लिटरेचर अच्छा से नहीं पढ़े होंगे 9th 10th का, तो उनको ये दिक्कत करेगा। यह बुझिए कि आपका यू है, ऑफ के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आता है, तो यू का ऑब्जेक्टिव केस भी होता है, लेकिन यह जो दी है यह दाई का ऑब्जेक्टिव केस डी है। दी का क्या है? दाई है। तो ये आपका प्रोनाउन है, इसका भी हिंदी तुम होता है, तुम लोग, आप या आप लोग होता है। आगे बढ़ते हैं। इन द होप, नॉर इन, नॉर मिस होता है नौ ही। इन द होप मिस आशा, उम्मीद। द वर्ल्ड कैन शो, दोस्तों शो मिस होता है आपका दिखाना। वर्ड तेजी से लिखते चलिए। फीटर मिस होता है, आप देखिए फिट, फिट से बना है फीटर, उपयुक्त, मतलब उपयुक्त, अच्छा या उससे अच्छा, थोड़ा सा कंपैरेटिव के रूप में है। लव मीन्स, यहाँ पे फीटर लव, यहाँ पे लव महिला को शो कर रहे, याद रखिएगा। उपयुक्त प्रेम, प्रेमिका। फॉर मी, मेरे लिए। बट सिंस, चूंकि दैट आई, मैं। मस्ट मिस होगा दोस्तों अवश्य ही। एट लास्ट, अंत में। टीस बेस्ट मिस होगा आपका अच्छा होगा। टू यूज माई सेल्फ, माई सेल्फ स्वयं का, खुद का। यूज मिस प्रयोग करना है। यहां पे प्रयोग करना मतलब क्या? रिहर्स करना। इन जेस्ट, जेस्ट मिस होगा आपका मजाक। तो जेस्ट आपको क्या दिखाएगा? मजाक को शो करेगा। 10, तो 10 मिस होता है इस प्रकार से, जैसे लेखक बता रहे कि कैसे तुम यूज करो मेरे खुद का। फ्रेंड, ये FINED, फ्रेंड मिस होता है दोस्तों। फ्रेंड मिस होता है आपका मजबूर, विवश होकर, मजबूर या
विवश होकर, डेथ टू डाई, डेथ मीन्स क्या होगा, मृत्यु, डाई मरना। तो ये आपका डेथ टू डाई, मृत्यु का, मरने का बहाना करके। तो यहाँ जो आपका फ्रेंट जो वर्ड है, यहाँ पे बहाना का सेंस देगा। अब चलिए हिंदी मीनिंग को देखते हैं दोस्तों। वर्ड आप तेजी से लिख लीजिए, वीडियो को पॉज करके भी आप लिख सकते हैं। तो लेखक बोलते हैं कि मेरे प्रिय, आई डू नॉट गो फॉर वेरीनेस ऑफ दी, मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं, मैं इसलिए तुमसे दूर नहीं जा रहा हूं कि तुमसे थक गया हूं। तो याद रखिएगा कि इसमें ऑब्जेक्टिव बनता है कि क्या लेखक अपनी पत्नी से या प्रेमिका से थका हुआ है, उससे उदास है, तो नहीं। वो पहले ही लाइन में बोलते हैं कि मेरे प्रिय, मैं तुमसे दूर इसलिए नहीं जा रहा हूं कि मेरा मन तुमसे थक गया है या भर गया है या उब गया है। यहाँ पे वेरीनेस मतलब थक जाना, भर मतलब आपके इमोशंस का सेंस होगा कि मैं आपसे दूर इसलिए नहीं जा रहा हूं कि मेरा मन तुमसे भर गया है या थक गया है, उब गया है। नॉर इन द होप, और नहीं इस आशा में, नहीं इस चाहत में, नहीं इस उम्मीद में कि द वर्ल्ड कैन शो, ये जो संसार है ना वो दिखा देगा क्या, ऑफ इट लव फॉर मी, मेरे लिए कोई उपयुक्त प्रेमिका, उपयुक्त महिला, प्रेम इस संसार में दिखा देगा। इस उम्मीद में, इस चाहत में भी मैं तुमसे दूर नहीं जा रहा हूं। तो लाइन है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वेरीनेस ऑफ दाई, नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो ऑफ इटर्नल लव फॉर मी। मेरे प्रिय, मैं तुमसे दूर इसलिए नहीं जा रहा हूं कि मेरा जो मन है, हृदय है, दिल है, वो तुमसे अब भर गया है, थक गया है या उब गया है। और नहीं इस चाहत में, नहीं इस इच्छा में कि इस संसार में तुमसे अच्छा, फीटर लव मतलब अच्छा नहीं, अच्छा से थोड़ा बढ़ाकर, तुमसे अच्छा, तुमसे उपयुक्त कोई प्रेमिका, कोई महिला मुझे मिल जाएगी। तो दोस्तों इतना एक्सप्लेन करने का औचित्य ये है कि आपको सही सही से लाइन याद हो, इसके भाव याद हो, क्योंकि आपकी परीक्षा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। जब तक आपका डेप्थ नॉलेज नहीं होगा तब तक ऑब्जेक्टिव नहीं बनेगा। उसके बाद लाइन पूछे जाते हैं कि इसको किसने लिखा है, और लाइन से ही आपको एक्सप्लेनेशन करना होता है, एक्सप्लेनेशन वाले सवाल को हल करना होता है। तो इन सब चीज के लिए आपको कविता का लगभग लाइन आपको याद होना चाहिए। और दोस्तों कुछ याद तो होता नहीं, आप जितना प्रैक्टिस करते हैं, जितना देर उसको पढ़ते हैं, उस पर निर्भर करता है कि आपको कितना याद है। तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन कहते हैं कि मैं तुमसे दूर इसलिए नहीं जा रहा हूं कि मेरा मन तुमसे थक गया है या भर गया है, उब गया है, लेकिन मस्ट डाई एट लास्ट, लेकिन अवश्य ही हमारी मृत्यु अंत में हो जाएगी। अर्थात सेपरेशन तो होगा, निश्चित ही होगा, अलगाव होगा, आज नहीं तो कल तुमसे तो बिछड़ना ही पड़ेगा जब मेरी मृत्यु हो जाएगी। 30 डेज तो अच्छा होगा, तो तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। टू यूज माई सेल्फ इन दिस, तो तुम मजाक में ही सही, 10 बाई फ्रेंड डेज टू डाई, तू मेरे मरने का, तू मेरे मृत्यु का बहाना करके, मरने का बहाना करके विवश होकर ये समझो कि मैं मर गया हूं, मेरी मृत्यु हो गई है, तो मेरे मरने का ही बहाना करके, मृत्यु का ही बहाना करके मुझसे दूर रहने का, अलग रहने का क्या करो, यूज करो, मतलब रिहर्स करो, अभ्यास करो, क्योंकि मृत्यु जो है वो अटल है, निश्चित है कि मृत्यु हमारी कभी ना कभी हो जाएगी। तो इसके जो भाव अभी तक आए, तो याद रखिएगा, लेखक अपनी पत्नी से दुखी नहीं है, उदास नहीं है, वो एक यात्रा पे जाना चाहता है, वो किसी दूसरी महिला की तलाश में भी नहीं जा रहा है। तो ये रहे आपके पहले पैराग्राफ के एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अपना भी वीडियो वायरल हो सकता है, अपना भी चैनल ग्रो कर सकता है यदि आप प्रत्येक व्यक्ति, आप अपने फ्रेंड सर्किल में 2 से 4 आदमी को भी ये वीडियो सजेस्ट करते हो तो हमारा चैनल ग्रो कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ेंगे। और आगे आप सभी लोग जानते होंगे कि महिलाएं जल्दी मानती नहीं, तो उसी बात को लेखक भी बताना चाहते हैं। इतना समझाने के बाद फिर भी नहीं मानती है ना, तो कुछ और लाइन्स बोलते हैं। अब हम लोग भी क्या करें, बोलना तो पड़ता ही है, तो इसीलिए लोग ज्यादा मीठी मीठी बातें करते हैं
और आगे कैसे समझाते हैं अपनी पत्नी को, प्रियंका को, देखिए। यस्टर नाइट द सन वेट, जब सामान्य बातों से नहीं मानती है ना, तो लेखक अब उसको ज्योग्राफी, अब उसको ब्रह्मांडीय वस्तुओं से तुलना करके बताते हैं कि देखो कि यस्टर नाइट, यस्टरडे एक वर्ड होगा, यस्टर मीन्स बीता हुआ पहले का, यस्टर नाइट मीन्स रात, तो बीती हुई रात मतलब पिछले रात, यहाँ पे यस्टर नाइट मीन्स लिख लिया दोस्तों पिछली रात। सन मीन्स सूर्य, वेंट हेंस, हेंस मतलब अतः, क्योंकि, एंड एक अभी, हियर टुडे, टुडे यह आज, हियर नो डिजायर, डिजायर दोस्तों होता है इच्छा, चाहत, नॉर मीन्स नहीं, सेंस मीन्स होता है ज्ञान, नॉर नहीं, हाफ आधा, सो शॉर्ट, शॉर्ट छोटा। एक दोस्तों आपका शॉर्ट होता है और एक होता है आपका शॉर्ट, इसको याद रखिएगा, आपके कॉमन एरर में परीक्षा में आता है। तो SHILT जो होता है जो हम पहने हुए हैं, और SHORT शॉर्टनेस होता है छोटा। जैसे हमारा शॉर्ट है, मतलब हमारा शॉर्ट छोटा है। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, इसी पैराग्राफ को समाप्त कर दिया जाएगा, इसके सेकेंड पार्ट आएगा। देन तब फियरनेस भय, नॉट मी, बिलीव मीन्स विश्वास करना, आई शैल मेक, स्पीडियर मीन्स होता है बहुत तेजी से, बहुत तेज, जर्नी यात्रा, सिंस क्योंकि, आई टेक मोर विंग्स, विंग मीन्स होता है दोस्तों पंख, स्पर्श मीन्स होता है आपका मनसा, देन ही। अब ये ही किसके लिए आया है, यह ही किसके लिए आया है, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये समझना। इससे ऑब्जेक्टिव बहुत आएंगे दोस्तों, बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव बन रहा है इस पैराग्राफ से। तो चलिए दोस्तों अपने एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। कहते हैं कि देखो तुम डरो मत, चिंतित मत हो मेरे लिए, क्योंकि ये जो सूर्य है ना, ये सूर्य ये भी जाता है, ये भी कल गया और आज यहाँ है। यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस, क्योंकि देखो सूर्य जो है ना पिछली रात गया, एंड इट इज हियर टुडे, और आज अभी तक यहाँ है। सुबह की बात है, लग रहा है कि लेखक अटैची पेटी सरिया लिए हैं, तब उनकी वाइफ उनको रोक रही है। तो कहते हैं कि देखो ये सूर्य है ना, ये भी पिछली रात गया और आज यहाँ है। He has no desire nor sense, उसके पास न तो कोई इच्छा है, न तो कोई चाहत है, नहीं उसके पास ज्ञान है, मतलब उसमें कोई भी संवेदना नहीं है, उसमें कोई ये प्रेम मोहब्बत लव का कोई बात नहीं है, उसके पास तुम्हारी यादें नहीं है। और नॉर हाफ सो शॉर्ट अवे, यहाँ पे जो वे आपका है वे इस यहाँ पे होगा यात्रा, यहाँ पे हम कह सकते हैं जर्नी, वे जनरली रास्ता होता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे यात्रा, रास्ता। तो जो सूर्य है ना उसकी यात्रा भी कोई छुट्टी नहीं है, फिर भी वह कल गया आज यहाँ है। तो यहाँ पे जो ही है ना यह आपके सन के लिए आया है, याद रखिएगा सूर्य के लिए आया है। कहते हैं अब सूर्य के पास क्या क्या नहीं है, परीक्षा में आ सकता है। तो सूर्य के पास न तो डिजायर है, न ही कोई इच्छा है, चाहत है, नहीं ज्ञान है, बुद्धि भी नहीं है, विस्डम भी नहीं है, और उसकी यात्रा भी छोटी नहीं। तो याद रखिएगा सूर्य की यात्रा लंबी है कि लेखक की, तो याद रखिएगा सूर्य की लंबी यात्रा है। कहते हैं कि उसकी यात्रा भी छोटी नहीं है, बहुत लंबी यात्रा है। तो ही हैड नो डिजायर नॉर सेंस नॉर हाफ सो शॉर्ट अवे, और उसकी यात्रा भी इतनी छोटी नहीं, सो मींस इतना। देन फियर नॉट मी, तब तुम मेरे लिए भयभीत मत हो। फॉर देन फियर नॉट मी, तब तुम मेरे लिए भयभीत मत हो, तब तुम मेरे लिए डरो मत, क्योंकि जब सूर्य भी एक यात्रा पे जाता है उसके पास न तो अपनी पत्नी का यादें हैं, चाहत है, वापस आने का कोई कॉज है, तो तब फिर तुम मेरे लिए क्यों डरती हो। इतना नहीं, विश्वास करो, बट बिलीव, विश्वास करो, दैट आई शैल मेक a speedier journey since I take
मोर विंग्स एंड स्पॉट्स देन ही। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि कैसे, मतलब लेखक कैसे सूर्य से भी तीव्र गति से यात्रा करेगा। तो लेखक कहते हैं कि सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पॉट्स देन ही, तो देन ही सूर्य के लिए, तो उसकी तुलना में मैं बहुत ज्यादा पंख लगा लूंगा। और पंख क्या होगा, तुम्हारे तुमसे जो प्रेम की यादें हैं, चाहत है, तुम्हारे पास आपस आने का जो कॉल है, मैं उसी का पंख बना लूंगा। और मेरी जो मनसा है, तो मनसा क्या है, चाहत है जो वापस आने की, इसी का पंख बनाकर मैं बहुत तेजी से यात्रा करते हुए मैं वापस आ जाऊंगा। इसीलिए तुम मेरे पास, इसीलिए तुम मेरे लिए मत डरो। तो इस पैराग्राफ में दो शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं। पहला, सूर्य के पास क्या नहीं है जो लेखक के पास है, और लेखक की यात्रा लंबी है कि सूर्य की यात्रा लंबी है। ऐसे हम लोग कल डिस्कशन करेंगे, इसको आप सोचिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, सेशन को अंत तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से नमन है, और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। वैसे छात्र जो इस लॉकडाउन में परेशान है, हताश है अपनी परीक्षा के लिए, तो उनकी मदद कीजिए। एक छोटा सा प्रयास है उनके लिए। तो आज के लिए